सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की बात कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि एक लंबे समय तक होम्योपैथिक में जो प्रिस्क्राइबिंग होती थी, जो पैटर्न फॉलो होता था वो यही था कि सिम्टम्स को अच्छी तरीके से मैच करना है और सिम्टम्स की टोटलिटी, जिसमें डॉक्टर बोनिंगहॉसन का मेथड बहुत ज़्यादा फेमस रहा लंबे समय तक कि सिम्टम को कंप्लीट करो, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका एक सिम्टम कंसीडर करो, उसके सेंसेशन में करो, उसकी मॉडलिटीज़ को अच्छे से पकड़ो, अगर कॉन्कोमिटेंट को पकड़ सकते हो तो उसको पकड़ो, और कॉजेशन अगर आप निकाल सकते हैं तो आप उसकी तरफ जाओ। इस तरह से आप अपने केस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसे अगर केस कंप्लीट होता है तो जो रेमेडी प्रिस्क्राइब होती है वो पेशेंट को एज ए होल पूरी तरह से ठीक करती है। उसके बाद डॉक्टर केंट जब आए और उन्होंने स्पेशली मेंटल सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस किया, और उन्होंने, जो डॉक्टर हेनीमैन का भी व्यू पॉइंट है कि एक मैन जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, वो सिर्फ शरीर नहीं होता है, उसका मानसिक आयाम भी होता है, और उस मानसिक आयाम को अगर हम डिसीज पार्ट से कोरिलेट नहीं कर सकते तो हम जिस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं मे बी हम पूरा ठीक कर दें, मे बी कि हम पैलिएशन करें, या मे बी हम सप्रेशन करें। डॉक्टर हेनीमैन जब मायाज़म की डिस्कवरी नहीं किए थे, उसके पहले वो भी सिम्टोमेटिक रेमेडी सिलेक्शन करते थे, और पेशेंट को जो मेडिसिन वो देते थे उससे पेशेंट में रिलीफ भी होता था, पेशेंट भी सेटिस्फाइड होता था। डॉक्टर हेनीमैन को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगते थे कि वाह कितना अच्छा है कि अगर सिम्टम्स को मैच करके मेडिसिन दे रहे हैं तो बहुत सारे कंप्लेंट्स जो पेशेंट को परेशान कर रही हैं वो ठीक हो जाती। पर उन्होंने एक चीज़ देखी कि चीज़ें रिपीट हो जाती है, कंप्लेंट फिर से आ जाती है, या तो जाती नहीं है, या बार बार रिपीट होती जाती है, या वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है, या उस कंप्लेंट का फॉर्म चेंज हो जाता है। अभी एक ऑर्गन पे ओवरऑल बॉडी में कहीं पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वहाँ के सिम्टम्स आ रहे हैं। सपोज गैस्ट्रिक इश्यूज लेके अगर कोई पेशेंट आ रहा है और उसी में परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसको हम देखते हैं आमतौर पे मेडिकेशन किया जाता है, इवन एलोपैथिक मेडिकेशन भी किया जाता है, तो उसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, जो बेसिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि हाइपर एसिडिटी हुई या माउथ एप्टी हुए, इनको ठीक कर दिया जाता है। ये एलोपैथिक मेडिकेशन से अगर लंबे समय तक खिलाते हैं तो तकरीबन ठीक हो जाता है। पर इसके बाद एक और चीज़ होती है जो सेटल हो जाती है, उसका गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस सेटल हो जाता है, आईबीएस जैसे सिम्टम सेटल हो जाते हैं, पेट पूरा साफ नहीं होता और प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, एक मिड की स्टेज होती है जहाँ पे इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन वो सेटल हो जाता है। तो ये जो सेटलमेंट है, इस सेटलमेंट पे अगर डॉक्टर ध्यान दे रहा है कि हम जिस भी चीज़ के लिए पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, अगर हम किसी ऑर्गन को हील करना चाहते हैं, जो हमारे एफोरिज्म 1 से डॉक्टर हेनीमैन कह रहे हैं कि आपको ठीक करना है, का मतलब आपको रिस्टोर करना है। मतलब अगर कोई भी ऑर्गन हमारे पास बीमारी की कंडीशन में आता है तो हमें उसका फंक्शन रिस्टोर करना है पूरी तरह से, कंपेंसेट नहीं करना है कि ओके मेन ज़्यादा दिक्कत हो रही थी वो तो कम हो ही गई ना, थोड़ा बहुत तो चलता है आप चलाते रहो, ऐसा नहीं है। कंप्लीट हेल्थ कैसे स्टेबलाइज की जा सकती है, इस डायरेक्शन में हमको सोचना है। तो इस चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्साइटिंग कॉजेज़ के बारे में बात होती है, मेंटेनिंग कॉजेज़ के बारे में बात होती है, और मेंटेनिंग कॉजेज़ में मायाज़मेटिक कॉजेज़ के बारे में बात होती है। मायाज़मेटिक कॉजेज़, मायाज़म क्या होता है, मायाज़म के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, और बिना मायाज़म को कंसीडर किए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग के बारे में बात नहीं की जा सकती। डॉक्टर हेनीमैन जब इस तरह से बिना मायाज़म को कंसीडर किए रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन करते थे सिम्टम्स की सिमिलैरिटी के बेसिस पे, तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से देखा, अच्छे से ऑब्जर्व किया कि पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन पेशेंट कई बार इतना वर्स कंडीशन में ट्रेवल हो जाता है थोड़े समय बाद कि फिर उस तरह से जब आप ट्रीटमेंट देते हो उसको, सिम्टोमेटिक और दूसरी रेमेडीज देते हो, तो वो काम नहीं करती, और नई स्टेट जो होती है वो पुरानी स्टेट से भी कई गुना ज़्यादा सीवियर होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस, जो भी प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं सबको
आते ही होंगे कि कोई पेशेंट आता है जो ऑलरेडी किसी होम्योपैथी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले चुका है, और अगर वो डॉक्टर बिना माइजम को कंसीडर किए सिम्टोमेटिक बेसिस पे ही अपने प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, स्पेशली अगर डिसीज के नाम पे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो पेशेंट अक्सर एक चीज़ बोलते हैं कि जब उनका ट्रीटमेंट ले रहे थे तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिलीफ आया, ऐसा लगा कि हाँ आप ठीक हो रहे, पर वो धीमे धीमे दवाई ने काम करना बंद कर दिया। फिर चूंकि शुरुआत में अच्छा असर आता है तो पेशेंट टिका रहता है और बहुत लंबे समय तक दवाई लेता रहता है, लेकिन उसके बाद फिर रिलीफ नहीं होता। उसके बाद कई बार सिम्टम्स और बढ़ते जाते हैं और कई बार उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो स्लो स्टेगनेंट पैथोफिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसी स्टेज में जाने के बाद फिर कोई ना तो प्रॉपर मेडिसिन निकल के आती है, ना कई बार कीनोट समझ में आते हैं, तो फर्दर रेमेडीज का सिलेक्शन भी नहीं होता। ऐसे केसेस में स्पेशली जरूरी हो जाता है मायाज्मेटिक कंसिडरेशन कि आखिर एक पेशेंट बीमार क्यों है, आखिर इसके साथ ऐसी क्या चीज हो रही है कि इसकी बॉडी अपने से चीजों को हील नहीं कर पा रही। अगर किसी को एक बार कोई इश्यू हुआ है, सपोज रेस्पिरेटरी कोई इशू है, जैसे अभी कोविड के दौरान बहुत सारे केसेस हुए हैं कि बीमार पड़े, नॉर्मल फ्लू जैसे जो सिम्टम्स थे या कोविड पॉजिटिव भी था, तो उन सिम्टम्स के एक बार आने के बाद कभी वो सिम्टम्स ठीक नहीं हुए। मीन्स वो सिम्टम ठीक हो गए, जो एक्यूट वाले थे, फीवर जो आ रहा था वो चला गया, जो रेनेटिक डिस्चार्जेस थे वो चले गए, थ्रोट डिस्चार्जेस थे वो चले गए, लेकिन कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ठसके जैसा कफ, सूखी खांसी बनी हुई है, या थोड़ी ज़्यादा भी ऑलमोस्ट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी कंप्लेंट भी बनी हुई है। कितने ही पेशेंट्स के सीटी स्कोर नॉर्मल नहीं आए उसके बाद, कितने ही पेशेंट्स के लंग एक्सरेज दिखाते हैं कि उसमें अभी भी फाइब्रोटिक पैचेस मौजूद है। कितने ही पेशेंट्स को वीकनेस है, कितने ही पेशेंट्स अब एक्सर्शन करते हैं तो उनकी सांस फूलती है, वो वाली चीज़ उनकी नॉर्मलाइज नहीं हो पाई। ऐसे सारे केसेस कोई भी एक्यूट डिसीज के बाद या क्रॉनिक डिसीज के ही इनिशियल पैलिएशन या सप्रेशन के बाद जो स्टैग्नेंट पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट में जाके रुक गए हैं, ऐसे केसेस को अगर हमें सॉल्व करना है तो या तो बहुत स्पेसिफिक फिजिकल से आप जाओगे या आप कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच से जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जिसकी बात डॉक्टर हेनीमैन ने एफोरिज्म 5 में की है, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा भी था, कि जो एरर्स हैं, जो हमारे सोच में एरर है, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस के एरर हैं, जो समय के साथ गहरा गए हैं और उनके पीछे का जो कॉज है जो उनको उन एरर्स की तरफ पुश कर रहा है, वो कॉज डॉक्टर हेनीमैन ने मायाज्म के फॉर्म में कंसीडर किया है। मायाज्म पे पूरी बात, डिटेल की बात आगे कभी करेंगे। अभी हम मायाज्म का एसेंस समझ लेते हैं ताकि हम आज के टॉपिक को अच्छे से ग्रास्प कर लें। तो मायाज्म को अभी हम इस तरह से समझेंगे कि दो दोस्त हैं, दोनों क्लास में, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों को एग्ज़ाम देने हैं और दोनों साथ में बैठ के पढ़ते हैं, रूममेट हैं। एक दोस्त को लगता है कि और कितने अच्छे से मैं पढ़ लूँ, मैं कितने अच्छे से सब्जेक्ट को समझ लूँ और अच्छे से नोट्स बना लूँ, उसका पूरा फोकस अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पे है। वहीं जो दूसरा दोस्त है उसको दिमाग में तैयारी के साथ साथ ये चीज़ भी अच्छे से दिमाग में चल रही है कि अगर इसके नंबर ज़्यादा आ गए तो कैसा लगेगा, क्लास में मैं पीछे हो जाऊंगा, आगे हो जाऊंगा तो कैसा लगेगा। ये जो एक छोटी सी बारीक सी चीज़ है, ये जो फॉल्टी थिंकिंग है, इस फॉल्टी थिंकिंग में क्या क्या शामिल है? इसमें एंजाइटीज हैं, इसमें डर है, इसमें उस पर्सन की खुद की सेल्फ बिलीफ भी है कि मे बी कि मैं पीछे रह जाऊं, मे बी कि मैं उतना अच्छा ना कर पाऊं। खुद के बारे में उसकी जो इमेज बनी हुई है, जो कई बार हो सकता है उसको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कर दे या उसको ओवर पैशनेट कर दे या उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा गिरा दे। ये जो थॉट पैटर्न का जो बेस बन रहा है, ये आगे उसको पूरी लाइफ में उसके पर्सनैलिटी को शेप करने वाला है। इस एसेंस को ही
मायाज़म समझना चाहिए, ऐसा अंडरस्टैंडिंग कहती है। और अगर हम इस तरह के एरर्स को हमारे पेशेंट्स में डिटेक्ट कर पाए, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की बात कर सकते हैं।